हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर भी लिखना ज़रूरी हो गया ना। अब थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं आप लोग, है ना। तो थर्ड सेमेस्टर में यूनिट 1 और पेपर 1 जो कि हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडाइनमिक्स है, राइट। उसके अंदर हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, जिसमें उसके पार्ट्स कर रहे थे। इंटरनल जो आपका फर्स्ट आपका था इनपुट यूनिट, वो हम कर चुके हैं। सीपीयू के ऊपर हम आए हुए हैं। सीपीयू के अंदर हमने अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट कंप्लीट कर लिया। मेमोरी यूनिट बता दिया कि ये क्या होता है। इसके टाइप चल रहे थे, ठीक है। टाइप के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी यूनिट मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैचे मेमोरी होती है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आज हम पहले किसको करेंगे, प्राइमरी मेमोरी को, फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी को, फिर उसके बाद हम करेंगे कैच मेमोरी को, ठीक है। तो ये मेमोरी हमें यहाँ क्या करनी है बेटा, डिस्कस करनी है। तो चलिए हम इनको डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए, प्राइमरी मेमोरी का मैंने आपको शायद बताया था कुछ, कि जैसे हमारे फ़ोन के अंदर क्या होता है बेटा, इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है। तो इंटरनल वो अपने आप ही उसके अंदर रहती ही है, चाहे आप कैसा भी फ़ोन ले लो, इंटरनल मेमोरी कुछ ना कुछ तो ज़रूर रहती ही है उसकी फ़ोन की। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा में उसके अंदर स्टोर करवाना है, जो आपकी स्टोरेज फ़ोन की नहीं है उससे ज़्यादा में, तो आपको एक और की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आप SD कार्ड यूज़ करते हो, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी की तरफ चलते हैं। तो इसके बारे में जितना बताया है मैंने उसको लिख लेते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मेन मेमोरी और इंटरनल memory and is very fast, ठीक है। अगर कोई भी हमें प्रोग्राम या डाटा जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है, वो सबसे पहले इसके अंदर ही किया जाता है, ठीक है, उसी मेमोरी के अंदर डाला जाता है। जैसे आपका जैसे कोई भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो वो सबसे पहले आपके किस में जाती है, इसी में इंटरनल में ही आपकी स्टोर होती है। फिर आप जैसे अगर किसी में ऐसा वो होता है ऑप्शन कि आप इसको सेकेंडरी में डालना चाहते हो, यानी SD कार्ड में डालना चाहते हो, उसके बाद आप उसको SD कार्ड में डालते हो, लेकिन पहले तो ये आपका प्राइमरी में ही होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे all the programs and data to be executed should be put first into this मेमोरी। अच्छा, मेमोरी ध्यान है ना, मेमोरी क्या होती है, जैसे अपने माइंड में कुछ याद करने के लिए कुछ जगह होती है, ऐसे ही कंप्यूटर में भी हम एक जगह को बोलते हैं, जहाँ पे हम रिज़ल्ट को प्रोसेस करवाने से पहले और आउटपुट लेने से पहले हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसको स्टोर करवाते हैं। तो उस जगह को क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको रिवाइज भी करवाया, देखो, है ना। तो इसके क्या है, आपके दो पार्ट्स होते हैं। टू टाइप्स, कौन कौन से होते बेटा, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है रैम और एक होता है आपका रोम, ठीक है। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम का मतलब क्या होता है, आपका रीड ओनली मेमोरी। अब नाम से है बेटा, देखो, अगर रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब एक बारी किसी चीज़ में डाटा स्टोर होने के बाद वो हम मतलब बेशक से लाइट चली जाए, वो अपना इरेज ना हो, ठीक है। पावर ऑफ होने के बाद अपना डेटा जो है वो एक बार स्टोर हो गया तो हो गया, वो इरेज ना हो अपना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि बस फिर उसके बाद आप उसमें राइट नहीं कर सकते। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी को बोलते हैं रीड एंड राइट मेमोरी। इसका मतलब जो भी आप लिख रहे हो वो इरेजेबल है, यानी कि पावर ऑफ होने के बाद चांसेस हैं कि उसके डेटा आपके रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके अंदर आप एक बारी कुछ भी इंस्टॉल करवाते हो, यानी कि कुछ भी लिखते हो, उसके बाद दोबारा से आप उस मेमोरी के अंदर कुछ और भी राइट कर सकते हो। उसको क्या बोलेंगे हम, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलेंगे,
ठीक है। इसीलिए अब ये बार बार क्या होती है कि डाटा लॉस भी हो सकता है, इसीलिए पावर ऑफ होने पे तो हम इसको क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, और इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि इसका डाटा क्या है, लॉस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको यही चीज़ें लिखनी है कि अगर आपके पास ये चीज़ें आई हुई हैं तो इसके अंदर आप फर्स्ट इसको ऐसे नहीं, आप फर्स्ट नेम से डालिए। नेम क्या है आपका, ए से डाल देती हूँ। ठीक है, क्या हो गया, रोम। रोम को क्या बोलेंगे, इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हमारे पास मतलब एक बार इसके अंदर स्टोर हो गया तो हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मतलब लाइट ऑफ होने के बाद ये इसके डाटा जो है वो रिमूव नहीं होते, इसीलिए हम इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे रोम इज ए नॉन वॉलेटाइल memory available to the processor. All the information regarding functioning of the computer is stored in it. ठीक है, इसके अंदर एक बार डाटा स्टोर हो गया वो हो गया, बार बार नहीं उसमें होएगा। तो जैसे इसका नाम है कि इसे हम एक बार रीड ही कर सकते हैं बाद में, तो इसीलिए इसका नाम भी रीड ओनली मेमोरी ही है, मतलब इसका यही हो रहा है। तो एज इट्स नेम data can only be read from it। ठीक है, इसमें से डाटा जो है वो आप रीड ही कर सकते हो, दोबारा राइट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका लिखो रोम, रैम। ठीक है, एक रोम हो गया, अब रैम आते हैं। रैम की स्टैंडिंग इसकी अलग है, लेकिन मेन इसको इसके फंक्शनिंग से इसको कुछ और ही बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ और बोला जाता है, देखो क्या इसमें, तो रैम स्टैंड्स फॉर किसके लिए, ये तो रीड तो उसका था ना, तो रैम क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और इसकी फंक्शनिंग पे डिपेंड है इसका नाम। फंक्शनिंग ये कहता है कि इसके कंटेंट्स आपके इरेज भी हो सकते हैं और आप दोबारा से इसके अंदर मतलब चेंज भी उसके कंटेंट्स को कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसके नाम को क्या बोला जाता है, बाद में रीड एंड राइट मेमोरी भी बोला जाता है। तो लिखो डाटा कैन बी रीड as well as written on it, and contents can be altered, hence its name as read and write memory। लेकिन इसके अंदर इसके कंटेंट्स इरेज हो जाते हैं जब आप पावर को ऑफ करते हो, और अगर ऐसा हो जाता है तो उस टाइप की मेमोरी को क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, बट इट्स कंटेंट are erased, contents are erased
as soon as the power is turned off. Hence it is also known as volatile memory. So it is a volatile मेमोरी. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी. और इसके हमारे इरेज नहीं होता है डेटा. ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ मेमोरी के, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की तरफ चलते हैं. अब किसकी तरफ, सेकेंडरी मेमोरी की तरफ. तो आप लिखिए सेकेंड. सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको बताया था, जो आप एक्स्ट्रा लगाते हो अपनी चिप वगैरह, उसको ही तो बोलते हैं. तो यानी कि ये अपनी क्या होती है, इसके अंदर एक्सटर्नल मेमोरी होती है. ठीक है, और वो लिमिटेड स्टोरेज की होती है. तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, अपने एक्सटर्नल यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करना पड़ा. बस इतना ही तो लिखना है इसके अंदर. तो लिखिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी. अब ये भी तो बताएंगे कि भाई जो प्राइमरी मेमोरी है वो तो लिमिटेड कैपेसिटी की है, लेकिन मेरे को तो ज़्यादा चाहिए, इसीलिए मेरे को यूज़ करनी पड़ी सेकेंडरी मेमोरी. तो हम लिखेंगे इसके लिए, है ना. तो प्राइमरी memory of a computer has limited storage capacity due to its higher cost. ठीक है, सो एडिशनल आपका जो मेमोरी है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वो हमें रिक्वायर्ड रहता है ताकि हम उसके अंदर और चीज़ों को भी ऐड करवा सकें. ठीक है, तो आप लिखिए, सो एडिशनल मेमोरी इन द form of secondary devices is required. ठीक है, तो आपके इसके अंदर अब कौन कौन से हो सकते हैं ये सेकेंडरी डिवाइसेस. फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क. बेटा मैंने जो आपको एग्जांपल बताए थे एसडी कार्ड वगैरह के, वो फ़ोन के थे. फ़ोन वाले मत लिख देना यहाँ. हमें क्या लिखना है, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन. तो कंप्यूटर में ये यूज़ होते हैं. कभी आप एसडी कार्ड, अच्छा एक ये भी दिमाग में आ रहा होगा कई बच्चों के तो, कि ये तो इतना सारा लेंथी हो गया, क्या पेपर में इतना लिख के आएंगे. यस, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट एक आता है. या तो वो ये कहेगा कि मेमोरी को डिस्कस करो 9 या 10 मार्क्स के अंदर, या फिर ये कहेगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करो. बेटा ये एक क्वेश्चन कंप्लीट आता है फुल मार्क्स का. ठीक है, तो इसके लिए लिखना तो बेटा पड़ेगा, पार्ट्स तो पूरे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, नहीं तो नंबर नहीं देगा कोई भी. समझ रहे हो ना, नंबर नहीं देगा कोई भी, इसीलिए लिखना तो ये पड़ेगा ही. ठीक है, और इतना कोई टिपिकल नहीं है. अगर आप अच्छे से इसको समझ रहे हो
तो इजीली आप लिख सकते हो। इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी गई कि आपको समझ ना आया हो, ठीक है। जैसे सेकेंडरी मेमोरी है, बता दिया भाई एक्सटर्नल ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है, और प्राइमरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है, हाई कॉस्ट की होती है, इसलिए पहले जो है वो हम ज़्यादा अब तो कई फ़ोन ऐसे आने लगे SD कार्ड की जरूरत ही नहीं है, जिस पूरी की पूरी इंटरनली स्टोरेज उसकी इतनी ज़्यादा, तो बेटा कॉस्ट भी बढ़ रही है उसकी। भाई तुम ये सोच रहे हो कि फ़ोन हमारी भाई इंटरनल मेमोरी बहुत ज़्यादा आने लग गई, तो फ़ोन की कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। वो किसकी वजह से? प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा होती है, कॉस्टली होती है, इसीलिए तो बढ़ रही है उसकी। आपकी इंटरनल मेमोरी आप ज़्यादा लेके चल रहे हो उसकी, तो कॉस्ट भी तो बढ़ गई है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए हम सेकेंडरी डिवाइसेस को उसमें यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैग्नेटिक डिस्क होगी, ऑप्टिकल डिस्क होगी, मैग्नेटिक टेप्स वगैरह हो गए, इनके उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक थर्ड आपका और रह गया था इसके अंदर, मेमोरी के अंदर, जो कि आपका कौन सा है, कैचे मेमोरी, उसको और लिख लीजिए। थर्ड, कैचे मेमोरी। अच्छा, आपने कभी कभी तो ये देखा होगा कि फ़ोन से ही बता देती हूँ, अच्छा उसी से इजी हो जाता है। कई बार क्या होता है, फ़ोन या लैपटॉप वगैरह कभी भी ले लो, ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर में आपने देखा ये तो बहुत स्लो होता जा रहा है, स्लो हो गया कंप्यूटर, तो स्लो हो गया, हमें क्या करना पड़ता है, उसकी स्पीड को फास्ट करवाना है। फास्ट करवाने के लिए फिर मैं क्या डलवाऊंगी उसमें, कैचे मेमोरी। इसका मतलब ये किस लिए यूज़ किया जाता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये कैसी होती है, हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो आप लिखो, इट इज़ ए हाई स्पीड मेमोरी, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हमारे डाटा वगैरह स्टोर किए जाएंगे और जब उनको असेस किया जाएगा वो हायर स्पीड से किया जाता है, जब बल्कि किसके, आपके जैसे आप उसको मेन जो मेमोरी थी यानी कि जो इंटरनल मेमोरी है उसको क्या बोलते हैं, ये फास्ट है, लेकिन इससे भी फास्ट कौन सी हो जाती है फिर अपनी, कौन सी उसमें है, कैचे मेमोरी है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, the data and instruction stored it are assessed at a higher speed as compared to the मेन मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया, मेमोरी भी होगी। CPU के पार्ट्स कर रहे थे बेटा, राइट हम, ठीक है। तो CPU के पार्ट्स के अंदर हमने अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट कर लिया है, और आपका मेमोरी पूरा डिस्कस हो गया है। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, अपना नेक्स्ट जो CPU का पार्ट है, जो कि कंट्रोल यूनिट कहलाता है, ठीक है। तो एक बार इसका ऐसे लगा देती हूँ और यहाँ थर्ड पार्ट लिख रही हूँ कि किसका है ये, कंट्रोल यूनिट। आप जो इनके पार्ट्स की फॉर्म में आप लिख रहे थे ना, जैसे ABC लिख रहे हो इनको, तो थोड़ा सा अलग से उसको मेंशन करके लिखना बेटा, ठीक है, तीनों पार्ट्स को, और इन पार्ट्स को अलग से, क्योंकि ये तीनों पार्ट्स फिर उसमें आ रहे थे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। मैं एक बार चेक करके बताऊँ आपको मैं कैसे लिख रही थी इसमें, 1 मिनट रुक जाओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही चल रहे हैं इसके अंदर ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड की फॉर्म में ही करवा रही थी मैं। तो एक बार थोड़ा सा इस तरीके से लिखना कि ये वाले पार्ट्स अलग से दिखाई दें, और ये जो अलग चल रहे हैं इनकी हेडिंग अलग होनी चाहिए, नेमिंग, ठीक है, इनकी हेडिंग अलग करना। अब देखो, आपने ये कहा कि भाई ब्रेन जो है हमारे हेड, मतलब जो हमारा मेन जो है, जहाँ से सारी सिस्टम हम करवाते हैं वो ब्रेन से करवाते हैं, लेकिन सिग्नल्स यहाँ पे नर्व सेल के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर भी जो CPU है वो ब्रेन तो है, लेकिन सिग्नल भी तो वो कहीं से भेज रहा होगा ना कोई चीज़ तो उसको कंट्रोल कर रही होगी। तो वो कंट्रोल जो हमारे यहाँ ये इसको कंट्रोल करवा रहा है कि भैया ऐसे करो ऐसे करो, ये कंट्रोलिंग करवा रहा है, कौन करवा रहा है, नर्व सेल करवा रही है। तो इसी तरीके से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारा कौन सा है, कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट है, जो कि किसके अंदर है, CPU के अंदर है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट को आप क्या बोलोगे, this unit acts as central nervous system of कंप्यूटर,
ठीक है। और ये सारे के सारे जो फंक्शनिंग इसके अंदर होती है, हर सारी चीज़ों को क्या करके चलता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या करता है, ये सभी उसको कंट्रोल करता है। तो आप लिखोगे कि कंट्रोल यूनिट जो है, और कुछ ये मतलब सिग्नल्स भी जनरेट करता है ताकि आप क्या कर सके, उसको कंट्रोल भी, सारे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करवा सके। आप इनके मेन पॉइंट से लिख लो ना, इसके मेन पॉइंट से लिखवा देती हूँ। ठीक है, जो ये काम कर रहा है उसके मेन पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो आप लिखिए फंक्शनिंग ऑफ CU इज फर्स्ट। क्या है इसकी फंक्शनिंग? सबसे पहले तो कि ये रिट्रीव करता है इंस्ट्रक्शंस को आपकी प्राइमरी या जो आपकी मेन मेमोरी होती है वहाँ से, और उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर एक्शन करता है कि भाई हाँ यहाँ जाना है, यहाँ नहीं। ठीक है, और ये रिट्रीव करता है डाटा कहाँ से, मेन मेमोरी से। वही बता रहे हैं हम कि रिट्रीव इंस्ट्रक्शन कर रहा है, डाटा कर रहा है कहाँ से, मेन मेमोरी से कर रहा है। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये हर चीज़ को जो है वो कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो हम उसी लाइन को ही लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो मैं यहाँ यही लिख रही हूँ, इसकी बजाय अपनी मेन लाइन को ही लिख लेते हैं। द कंट्रोल यूनिट सर्व्स द पर्पस ऑफ controlling the execution of instructions by providing timing and control सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब जस्ट हमें क्या लिखना है, अपने आउटपुट के बारे में लिखना है, और हमारा ये जो कल वाला क्वेश्चन चल रहा था यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा रह गया पार्ट, एक आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब हमें किसके बारे में लिखना है, जस्ट एक आउटपुट यूनिट के बारे में लिखना है, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप आउटपुट यूनिट के बारे में लिखना स्टार्ट करिए। आउटपुट यूनिट, थर्ड पार्ट, आउटपुट यूनिट। अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये हर चीज़ में थर्ड कैसे चल रहा है, बेटा फॉर्म ही ऐसी चल रही है, फॉर्म ही ऐसी चल रही है। पहले मैंने CPU बता रही थी, CPU में तीसरा पार्ट अपना CU का अटक गया, इसीलिए पीछे वाला CU चला। ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट अपना वो CPU के बाद जो CPU के बाद जो तीसरा चल रहा है यानी कि आउटपुट यूनिट चल रहा है, अब ये तीसरा पार्ट उसका पार्ट है। ठीक है, अब देखो आउटपुट क्या है। आपने ये देखा कि ये हमारी स्क्रीन है, ये कनेक्ट है कीबोर्ड से और माउस से। कीबोर्ड में मैंने कुछ डाटा दिया, आपने ये कहा कि कीबोर्ड का डाटा जो हम दे रहे हैं वो कंप्यूटर नहीं समझेगा। इसका मतलब इसको स्टोर करने के लिए CPU के पास गया, CPU ने उसको मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर करवाया और उसकी लैंग्वेज को चेंज करवाया। चेंज करवाने के बाद जो प्रोसेस थी उसको प्रोसेस किया, स्टोर किया, और उसको दोबारा से हमारी लैंग्वेज में चेंज किया और यहाँ दिखाया। तो ये हमें दिख गया। तो ये दिखना क्या है, आउटपुट है बेटा। आउटपुट यानी कि जो स्क्रीन पे अवेलेबल हो गया, आपकी लैंग्वेज में दिखता है आपको, तो यानी कि वो आउटपुट है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका मतलब इंफॉर्मेशन या रिजल्ट जो भी आपका हो गया उसको दिखाना आउटपुट कहलाएगा। ये इसका फंक्शन है, ये करवाएगा। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे, इट्स फंक्शन is to supply the information and results of computations to the user। ठीक है, इसके क्या क्या फंक्शनिंग्स हैं लिख लीजिए। It performs various functions. First,
it accepts the result produced by computer in coded form. It changes the आप ये लिख लो, it converts computer language into user language. Third, it supplies this result to यूज़र या शो द रिज़ल्ट टू यूज़र ऑन द मॉनिटर, इस टाइप से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके के इसके तीन हो गए। क्या मतलब है बेटा इन तीनों का, समझ में आया? इसका मतलब ये है कि मेमोरी में जाके उसने स्टोर करवा दिया था रिज़ल्ट को, प्रोसेस करने के बाद ये स्टोरिंग रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करेगा आउटपुट और उसको यूज़र की लैंग्वेज में चेंज करेगा और अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा, और वही क्या है आपका आउटपुट ही होता है, ठीक है। तो आप लिखिए कि एग्जाम्पल क्या हैं आउटपुट डिवाइसेस के। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, क्या क्या एग्जाम्पल हैं बेटा इसके? इसके एग्जाम्पल है जस्ट प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू, वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, आप इसको अच्छे से लिखिए, ग्राफ प्लॉटर एक्सेट्रा। ये क्या है आपके? ये सारे के सारे आपके इस तरीके के डिवाइसेस है जहाँ से आप आउटपुट ले रहे हो। प्रिंटर यानी कि जैसे मान लो आपने स्कैनर, तो देखो स्कैन कर रहा है और उसको फिर छापेगा भी, यानी कि वो एक इनपुट ले रहा है, इसलिए वो इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर प्रिंट करने के बाद आपको दे रहा है, प्रिंटर प्रिंट करने के बाद आपको दे रहा है, तो वो तो जो छप गया, छपने के बाद तो आउटपुट ही मिलेगी, तो यानी कि वो क्या काम करवा रहा है? एक आउटपुट का काम करवा रहा है, इसीलिए प्रिंटर क्या हो गया? एक आउटपुट का काम हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपने इनपुट यूनिट पढ़ी और आपने CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को पढ़ा और आपने आउटपुट यूनिट को पढ़ा था, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल भी आप कर चुके हो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर द 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका कौन सा हो गया? ALU, सेकेंड आपका MU और थर्ड आपका कौन सा हो गया? CU यानी कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आपने ये बताया कि जो मेमोरी यूनिट है वो फर्दर 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैच मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, जो हमेशा ही अवेलेबल रहती है आपके फ़ोन इसमें, कंप्यूटर में, ठीक है। लेकिन इसकी स्टोरेज डिवाइसेस कम होती है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, इसीलिए मैं सेकेंडरी डिवाइसेस की तरफ गई। प्राइमरी मेमोरी 2 तरीके की होती हैं, रैम और रोम। रोम जो होती है रैंडम रीड ओनली मेमोरी होती है, यानी कि एक बार लिखने के बाद उसको इरेज नहीं किया जाता, इसीलिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि जब पावर ऑफ हो जाता है तो इसके डेटा इरेज नहीं होते हैं, क्योंकि वो छप गया तो छप गया उसके ऊपर, ठीक है। इसीलिए वो कैसा होता है आपका? रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी कहलाता है, और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल इसलिए ही कहा गया क्योंकि डेटा एक बारी वो करने के बाद, पावर ऑफ होने के बाद वो अपना लॉस्ट नहीं होता, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा आपका? नॉन वोलेटाइल, ठीक है। लेकिन रीड एंड राइट मेमोरी के अंदर बार बार लिख के बार बार उसके कंटेंट को हम चेंज कर पा रहे हैं, इसीलिए कई बार क्या होता है उसका डेटा इरेज हो जाता है, और इरेज होने के बाद आप क्या करते हो उसके अंदर, मतलब उसको, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी हमने बता दिया कैपेसिटी उसकी कम थी और इसीलिए ज़्यादा कैपेसिटी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है कैचे मेमोरी, हाई स्पीड मेमोरी होती है इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, हाई स्पीड की होती है इसलिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके तीनों के तीनों आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका पूरा का पूरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था, जो आपका सिलेबस था। सिलेबस के अंदर देखो, सिलेबस के अंदर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन फिनिश बेटा, फिनिश है ये, ठीक है। अब करेंगे कल से हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टाटा, बाय बाय।